हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर नंबर डिजास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 है, क्षति का आकलन करना। देखिए, जब आपदा आती है उस टाइम जो क्षति का आकलन किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है इसी बात को सीखेंगे। चलिए, तो हम इस क्लास को क्या है शुरू करते हैं। सब उससे पहले हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला तो है आपदा क्षति आकलन के तत्व। तो आपदा क्षति के जो आकलन के तत्व होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में। दूसरा है क्षति आकलन के आयाम। क्षति आकलन के जो आयाम है हम इनको देखेंगे। और लास्ट है ढांचा और पद्धतियां। ढांचा और पद्धतियां क्या है इनको भी हम क्या है इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम इनको करते हैं। देखिए, आपदा क्षति आकलन के तत्व, जैसे कि मैंने आपको बताया आपदा क्षति आकलन के क्या है 8 तत्व होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं और जो क्या होता है इनका अर्थ हम ये देखते हैं। जो देखो, सबसे पहले हम करते हैं, 1 मिनट में टिक लगा दूं। आपदा क्षति आकलन के तत्व, पहला है आवश्यक सूचना के प्रकार तथा आंकड़े संग्रहण के स्रोतों की पहचान करना। कि सबसे पहले क्या है, सबसे ज्यादा हमें जरूरी होता है कि हमें सूचना के जो प्रकार हैं तथा जो आंकड़े संग्रहण के स्रोत की क्या है हमें सबसे पहले पहचान करना होता है। और प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से आंकड़े एकत्रित करना, मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो आंकड़े जो है उनको क्या है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना है। और आंकड़ों को क्या है विश्लेषण करना है कि जो आंकड़े हैं उनको पूरा का पूरा एनालिसिस करना है कि किस तरीके से जो है तो ठीक है, नहीं है और क्या है सभी को। फिर आंकड़ों की व्याख्या करना, उनको पूरा का पूरा अच्छे से डीपली समझना है, रिपोर्ट बनाना है, पूरा का पूरा प्रतिवेदन तैयार करना है, निष्कर्ष निकालना कि जो क्षति हुई है, जो आंकड़े इकट्ठे कर, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा का पूरा निष्कर्ष निकालना, पूर्व अनुमान लगाना कि जो हुई है उसके बारे में क्या है सोचना। निर्णयकर्ता जो लास्ट है, तो उसमें निर्णयकर्ता जो डिसीजन लेते हैं, योजनाकारों जो है जो योजनाएं बनाते हैं, कार्यान्वयनकारों जो कार्य करते हैं, सामुदायिक समूह जो समूह में रहते हैं, गैर सरकारी संगठन जो सरकारी नहीं है, आदि सभी क्या है संस्तुतियां और उपायों के क्या है सुझाव देने के काम करते हैं। तो ये सभी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से डीप में समझने की कोशिश कीजिएगा। निस्संदेह विस्तृत आपदा की क्षति आकलन में और अधिक तत्वों जैसे हताहतों की संख्या की पुष्टि करना, पशु की हानि, प्रति हेक्टेयरों में जो फसलों की क्षति, भवनों की क्षति, सार्वजनिक कार्यों, व्यवसायों और जन सुविधाओं की क्षति, कुल आर्थिक हानि आदि को भी शामिल करने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं आकलन से उत्पन्न क्या है बुनियादी आंकड़े निम्नलिखित है। कि जो आकलन करते हैं हम तो उससे जो उत्पन्न जो बुनियादी आंकड़े होते हैं तो हम वो किस तरीके के होते हैं इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये जी देखिए, प्रभावित क्षेत्र पर पड़ा खतरे का प्रभाव, मतलब किसी चीज से प्रभावित होने वाला जो है प्रभावित क्षेत्र पर क्या है पड़ा खतरे का क्या है प्रभाव। दूसरा, आपदा में बचे लोगों को बचाने और जीवित रखने के लिए किए जाने वाले तत्काल एवं आपातकालीन उपायों की आवश्यकता एवं प्राथमिकताएं। तीसरा है प्रयोग के लिए उपलब्ध संसाधन। लास्ट जो है दीर्घकालीन बहाली और विकास को बढ़ावा देने की क्या है संभावनाएं। सूचना निर्देशिका विभिन्न संबंधित विभागों के संपर्क विवरण है। और आभास में गांव, गली, वार्ड विवरण ये सभी आ जाते हैं। और जोखिम की डिग्री सहित गांव वार विभिन्न प्रकार के जोखिम जो असुरक्षित होते हैं उनका विवरण है। भूतकाल की घटनाओं जो पास्ट में बीत चुकी है, उनकी जो घटनाएं हैं अतीत में जो घटित हो चुकी है उनकी क्षति से राहत दे के विवरण का क्या है रिकॉर्ड।
और लास्ट है सबसे अंत में जनगणना के आंकड़े। जब जनगणना की जाती है तो उसके बारे में, जैसे कृषि और आबादी की गणना करना, भवन और विभिन्न ढांचों का क्या है विवरण देना, ये आदि सभी क्या है आकलन की क्या आकलन से उत्पन्न होने वाले बुनियादी आंकड़े हैं। अब हम देखेंगे क्षति आकलन के आयाम कौन कौन से हैं। क्षति आकलन एक जो आयामी कार्यवाही है जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, समाजशास्त्री, गैर लाभार्थी संगठन, समुदाय के कार्मिकों से लेकर विशेषज्ञ शामिल होते हैं ताकि पर्याप्त भावी न्यूनतम क्षति योजना के लिए क्षतियों का विस्तृत लेखा तैयार किया जा सके। आवश्यक कुछ आंकड़े तो आधार रेखा के रूप में रूप में क्या है मानचित्र है, जनसंख्या आंकड़े आदि पहले से ही उपलब्ध होते हैं, तो भी उनमें आपदा के दौरान बढ़ती क्षति की क्या है मात्रा प्रकृति के संदर्भ में उसी समय की सूचना की क्षति स्थल से प्राप्त होने पर जोड़नी पड़ती है। इनमें अधिकतर आपदा के बाद आपदा की तस्वीरों से और विभिन्न स्रोतों से आने वाली सूचना के रूप में होती है, क्योंकि जो आपदा से पहले का जो अनुमान हो सकता है कि पर्याप्त सही सूचना प्रदान करने वाले ना हो। और प्राथमिक रूप से क्या है प्राप्त सूचना को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है कि जो हमें प्राप्त होती है जो सूचनाएं, तो उनको 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है आपदा की प्रकृति अर्थात तिथि, समय, आपदा का सही केंद्र स्थल। कहने का मतलब है पहला श्रेणी ये है कि कहीं पे भी जो आपदा की प्रकृति है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, नेचर, उसका नेचर, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं नेचर, उसका मतलब तो संरचना। दूसरा है तिथि, कौन, डेट, समय, टाइमिंग और सही केंद्र, सेंट्रल स्पेस। तो इन सभी चीजों को क्या है देखा जाता है। दूसरे में होता है आपदा घटित होने के विवरण। आपदा घटित होने के विवरण की जो आपदा घटित हुई है उसका क्या विवरण है उसको पूरा का पूरा प्रस्तुत करना है। और क्षति आकलन कार्य प्रगति की नियमित रिपोर्ट, कि जो क्षति का आकलन कार्य प्रगति की क्या है नियमित रिपोर्ट, मतलब रेगुलरली उसको रिपोर्ट किया जाना। किसी कार्य विशेष या अभियान की बहाली अथवा संपूर्ण होने की अपेक्षित तिथि एवं समय, कि जो किसी भी कार्य का विशेष अभियान की बहाली अथवा संपूर्ण होने की अपेक्षित तिथि एवं समय है। अब हम देखेंगे क्षति का आकलन करना। जो क्षति का आकलन आंकड़ा संग्रहण और सूचना प्राप्ति तथा सूचना प्रेषण के माध्यम से किया जाता है। आंकड़े और सूचना में अंतर करना उपयोगी रहता है। आंकड़े सामान्यतः सूचनाएं होती हैं जिनमें प्रत्यक्ष जानकारी, संख्या, टिप्पणियां, तथ्य का गणना शामिल होती है। कभी कभी आंकड़े एक परस्पर विरोधी होते हैं, जैसे एक ही घटना की 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट में व्यापक अंतर हो सकता है, जबकि सूचना दूसरी ओर के उपयोगी आंकड़े होते हैं और आंकड़े उस समय सूचना बन जाते हैं जब उन्हें उनकी सार्थक, प्रासंगिक और बोधगम्य भाषा की व्याख्या की जाती है। यह विशिष्ट लोगों से समय और स्थान तथा विशेष उद्देश्य के लिए हो तो और भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो आंकड़े संग्रहण का कार्य निरंतर जारी रहता है, तो वो किस तरीके से रहता है तो हम देखेंगे। पहला है विशेषज्ञता और सर्वेक्षण, विशेषज्ञों की सलाह, की जो विशेषज्ञता होती है उसकी सर्वेक्षण, मतलब सर्वे के जो विशेषज्ञ होते हैं स्पेशलिस्ट, उनकी क्या है एडवाइस। और दूसरा है नमूना सर्वेक्षण का उपयोग। तीसरा है सांस्कृतिक मनोदृष्टि और लास्ट है व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। अब हम देखते हैं इसकी आयाम। संबंधित विभाग और सहायता समूह। संबंधित जो प्रशासन है नोडल विभाग को अपने विभाग से संबंधित कार्मिकों के माध्यम से अति शीघ्र ही आपदा से संबंधित उपलब्ध सूचनाओं को एकत्रित करना है और उसे तैयार करना होता है। सहायता समूह का संबंध क्षति आकलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पीड़ित लोगों के लिए एक मंच प्रदान करते हैं जहां वे अपने अनुभव क्या है बताते हैं। कहते हैं कि मतलब कहने का यह है कि जो सहायता समूह का क्या है संबंध है, मतलब उनमें एकता बढ़ानी
और क्षति आकलन करके एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें एकता बढ़ाने। वे पीड़ित लोग, जो पीड़ित लोग होते हैं, उनको क्या है, एक मंच का मतलब होता है, उनको एक मौका देते हैं अपनी क्या है दुख, जो दुख उनसे बीते हैं उन सब चीज़ों को बयां करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं त्वरित क्षति आकलन। त्वरित क्षति आकलन की है आपदा की क्षति के अनुमान की सूचना देने वाले सरकारी अभिकरण प्राय राज्य सरकार का राजस्व और राहत विभाग होते हैं, कि जो भी सूचना देते हैं आपदा की, तो वो क्या है, सरकारी अभिकरण के प्राय राज्य सरकार का क्या है, राजस्व और राहत विभाग होते हैं, क्योंकि पीड़ित व्यक्तियों को राहत बांटने का अधिकार भी उन्हें ही होता है। हमेशा की तरह कार्मिकों में सबसे निचले स्तर पर ब्लॉक के माध्यम से गांव, पंचायत, राजस्व मंडल, तहसील, तालुक और उपमंडल और अंत में जिला तथा बाद में राज्य के मुख्यालय में पदानुक्रम होता है। तो ये सभी क्या है, सीरियल वाइज होता है। जिनकी अपनी क्षति आकलन व्यवस्था एवं दल होते हैं। त्वरित आकलन में शामिल किए जाने वाले कुछ बुनियादी मंदे हैं। जो त्वरित आकलन है उसमें कुछ बुनियादी मंदे होती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। तो पहला, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि स्थान का नाम, कि जहाँ पे क्षति हुई है उस स्थान का नाम क्या है। दूसरा, आपदा के कारक, मतलब जो आपदा आ रही है, मतलब जो आपदा आई है तो उसके क्या कारक हैं। तीसरा होता है आपदा आने की तिथि और समय, कि कौन से दिन आपदा आई थी, वो डेट, और किस समय आई, तो वो समय। प्रभावित क्षेत्र, तो उस आपदा में क्या है, कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। कोई जो भी क्षेत्र होते हैं प्रभावित, जैसे बाढ़ आया हो या भूकंप आया हो या कोई अन्य सुनामी हो, चक्रवात, कुछ भी, उनसे जो प्रभावित क्षेत्र है उन प्रभावित क्षेत्रों का नाम, और कुछ प्रभावित गांव और आसपास का इलाज, मतलब जो लोग उस आपदा से प्रभावित हो चुके हैं तो उन लोगों को क्या है, वो गांव और जो आसपास का उनका क्या है, सबका इलाज। और कुल आबादी क्या है, उन सभी का देखना। ये सब कुछ क्या है, त्वरित क्षति आकलन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे आपदा का आकलन। आपदा का आकलन कैसे होता है, तो आपदा का आकलन, आपदा के प्रभाव का अनुमान संभावित क्षति और आवश्यकताओं के परिदृश्य के रूप में लगाया जा सकता है। प्रस्तुत अनुमानों की क्षति को पूरा करने के लिए वांछित संसाधनों को पहले से तैयार किया जाता है। यह भी ध्यान देना आवश्यक होता है कि अनुमानों को संभावित क्षति और आवश्यकताओं के परिदृश्य के रूप में समझा जा सके। इस प्रकार प्रस्तुत अनुमानों से क्षति की पूर्ति और के लिए क्या है, वांछित संसाधनों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। इन अनुमानों में संभावित पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए और भोजन, औषधियां, मानव शक्ति और जो उपकरण क्या है तथा धनराशि की आवश्यकताएं शामिल होती हैं। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ढांचा और पद्धतियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्षति आकलन की रूपरेखा को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो क्षति आकलन की रूपरेखा है उसको क्या है, दो भागों में बांट दिया जाता है। एक है आरंभिक स्थिति का अवलोकन, जो शुरुआती स्थिति होती है, आवश्यकताओं का विश्लेषण, और दूसरा क्या है, जरूरतें के अकॉर्डिंग एनालिसिस। चलिए अब हम देखते हैं। पहले भाग में आपदा द्वारा संबंधित क्षेत्र में क्या है, हुई क्षति की मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। कि सबसे पहले भाग में जो आरंभिक स्थिति का अवलोकन होता है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इसमें क्या है,
सबसे पहले जो आपदा क्षति संबंधित क्षेत्र जो होते हैं उनमें हुई क्षति की मात्रा पर क्या है ध्यान दिया जाता है कि कितनी क्षति हुई थी। दूसरा है सामान्यतः यह एक समयबद्ध कार्य है और आपदा घटित होने के बाद पहले 8 घंटे में ही प्रस्तुत करना आवश्यक होता है कि ये क्या है समयबद्ध कार्य है, मतलब इसको क्या है समयबद्ध कार्य है और आपदा जो घटित होने के बाद ही क्या है पहले 8 घंटे में ही प्रस्तुत करना होता है। और इसमें हाथों हाथ की संख्या लोगों को विस्थापित होना और बचाव कार्यों की तथा दूसरी महत्वपूर्ण सेवाओं की क्षति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह कार्य अधिकांशतः महत्वपूर्ण संगठन और कार्मिकों की टिप्पणियों के माध्यम से किया जाता है। आईएसओ क्या है प्राय वायुयान कभी कभी उपग्रह की तस्वीरों अन्य रिपोर्टों की सहायता से किया जाता है। आईएसओ से प्राप्त सूचना के केंद्रीय स्थानीय कार्मिकों द्वारा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में क्या है राहत पहुंचाने की आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाती है, मतलब बिल्कुल हाल के हाल तुरंत कर दी जाती है। और अब हम देखेंगे मानव जीवन की हानि और क्षति का आकलन। तो जो आरंभिक स्थिति का अवलोकन है उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम देखेंगे उसका पहला पॉइंट है मानव जीवन की क्षति, वो जो हानि है हानि और क्षति का आकलन। तो मानव जीवन की हानि जीवित लोगों के जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करती है जो सही जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस हानि की पहली सूचना में इस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की संख्या के आधारभूत आंकड़ों को ज्ञात करना है जिसका क्षति आकलन किया जाना है। ऐसे आकलन के लिए मृतकों की संख्या, स्थायी विकलांगता, गंभीर रूप से घायल और मामूली घायल व्यक्तियों की संख्या तथा लापता व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े एकत्रित करना उपयोगी रहता है। पूरी व्यापक जानकारी के लिए जेंडर, आयु या व्यवसाय के आधार पर इनका वर्गीकरण कर लेना चाहिए। व्यवसाय के विवरण परिवारों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी प्रदान करते हैं तथा परिवारों में कमाई करने वाले एवं आश्रितों की संख्या का भी पता लग जाता है। तो हम देखते हैं आवासीय क्षति का आकलन। घोर आपदा के विभिन्न कारणों से मकानों के अनेक प्रकार की क्षति होती है। मकान निर्माण की प्रयुक्ति, सामग्री की गुणवत्ता, निर्माण प्रौद्योगिकी, मकानों की श्रेणी, स्थान आदि निर्मित मकानों की क्या है सुरक्षा का कारक होती है और क्षति की डिग्री को प्रभावित करती है। आवासों की भौगोलिक स्थिति पहली आवश्यक सूचना है जिसमें प्राकृतिक विशेषताएं जैसे झील, नदियां, समूह की निकटता संबंधी सूचना भी शामिल की जाती है। फिर से क्या है आकलन में शहरी या ग्रामीण आकलन जो आकार, डिजाइन और संरचनात्मक प्रणाली, स्वामित्व की श्रेणी और कार्य इस्तेमाल आदि के आधार पर श्रेणीकरण की संदर्भ में विस्तृत विवरण और तैयार करना चाहिए। अब हम देखेंगे ये आवास क्षति के अच्छे आकलन के लिए निम्नलिखित भाग, तो वो कौन कौन से भाग हैं। तो हम देखते हैं क्षेत्र का भ्रमण, मतलब जहाँ जो क्षेत्र है उसको घूमकर देखना, अच्छे से जांच पड़ताल करके। आभासीय विवरण जहाँ पे सूचनाएं जैसे मकान का प्रकार, क्षति की श्रेणी, असुरक्षित श्रेणी, ये तीनों का क्या है विवरण देना। चित्र, फोटो के दस्तावेज, जहाँ पे भी जो क्षति हानि जो भी हुआ है तो उस जगह के फोटोग्राफ्स बनाना, फोटोग्राफ्स क्या है खींचना और चित्रों का क्या है बना लेना, तो उन सभी के दस्तावेज। और लास्ट है मकानों के स्तर का सर्वेक्षण, जो मकानों के स्तर पर क्या है सर्वेक्षण। अब हम देखते हैं तीसरा है सामुदायिक आधारभूत संरचनाओं की क्षति का आकलन। जो सामुदायिक आधारभूत संरचना का क्षति आकलन है तो उसमें क्या आधारभूत संरचनाओं की क्षति में न केवल बुनियादी सेवाएं जैसे पेयजल, सड़कें, बिजली शामिल है, अपितु
शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अन्य सामाजिक सेवाएं देने वाले सार्वजनिक भवन भी शामिल है। किसी आपदा के बाद आधारभूत संरचनाओं या ढांचों की क्षति आकलन में अच्छे आकलन के लिए क्या है, निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, पहला देखते हैं हम। पहला होता है ढांचा का मानकीकरण, दूसरा होता है क्षेत्र के स्तर पर सर्वेक्षण, और तीसरा और लास्ट होता है फोटो दस्तावेज। ठीक है, अब हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए ढांचे का मानकीकरण, इसमें क्या है, इसमें क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों और उपलब्ध ढांचों का पता लगता है। इन्हें सामुदायिक सदस्यों द्वारा क्या है, निर्मित मानचित्रों पर दिखाया जाता है। इससे क्षति की भौगोलिक सीमा का तथा प्रभावित भागीदारों की जानकारी में सहायता मिलती है। दूसरा है क्षेत्र के स्तर पर सर्वेक्षण। तो क्षति की मात्रा जानने के लिए यह प्रत्येक भवन, बुनियादी सेवाओं और सार्वजनिक ढांचों के लिए किया जाता है। इसमें परिवर्तन के लिए उठाए जाने वाले कदम भी शामिल किए जाते हैं। लास्ट है फोटो दस्तावेज। ढांचों के संबंध में निर्णय करने में काफी समय लग सकता है और हो सकता है कि यह निर्णय दूर स्थान से किया जाए, इसलिए मरम्मत और प्रतिस्थापन के संबंध में सही निर्णय करने के लिए फोटो दस्तावेज सहायता करते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ, पर्यावरण की क्षति का आकलन करना। जो पर्यावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसकी क्षति कैसे होती है, कितनी होती है, उसका आकलन करना। तो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना और उसका क्षति आकलन करना भी आवश्यक होता है, क्योंकि पर्यावरण का लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अनेक प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, वृक्ष आदि की क्षति का प्रत्यक्ष आकलन किया जा सकता है। फिर भी कुछ क्षति विशेषतः प्रदूषण में कमी, कार्बन उत्सर्जन और वन्य जीव आवास आदि की सेवाएं अप्रत्यक्ष होती है। आपदा के बाद की स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन पर ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा की जाने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, चारा, जल, लकड़ी और अन्य काष्ठ से इतर उत्पाद आदि सेवाएं क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उत्सर्जन है, और क्या है, परागकण आदि ये प्रभावित हो सकती है। तो हम इसमें देखते हैं परिवर्तन से निर्मित विशेषतः असामान्य भूमि। ये जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन से निर्मित क्या है, विशेष असामान्य भूमि, प्राकृतिक जल निकासी में परिवर्तन, जो प्राकृतिक जल निकासी होती है उसमें चेंज होना, और भूमि की गुणवत्ता में कमी, जो भूमि है उसकी क्वालिटी में क्या है, कमी आ जाना। वृक्षों का विनाश, जो वृक्ष हैं, जो ट्रीज हैं, उनका क्या है, धीरे धीरे पतन हो जाना, खत्म, समाप्त होना। जल प्रदूषण, जल संक्रमण और पौधों और पशुओं की यह अनेक प्राकृतिक आवासों की क्षति। पर्यावरण क्षति का आकलन करने की पद्धतियां इस प्रकार हैं। तो उसकी दो पद्धति हैं, एक है संसाधन मानचित्र और दूसरा है क्षेत्र का भ्रमण करना। तो ये है पर्यावरण क्षति आकलन करने की क्या है, दो पद्धतियां, संसाधन मानचित्र और क्षेत्र का भ्रमण। संसाधन मानचित्र क्या है, यह पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न तत्व दर्शाता है, जिसमें पौधा रोपने के प्रकार, वन, प्राकृतिक जल स्रोत आदि जिनमें बस्ती स्थित होता है, और दूसरा है क्षेत्र का भ्रमण। देखिए अब हम देखेंगे आजीविका संबंधी क्षति का आकलन। जो आजीविका है, आपदाओं क्या है,
समाज के अतीत और आर्थिक हित पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और विभिन्न जो कई आपदाएं होती हैं, अलग अलग आपदाओं की क्या है, विभिन्न प्रकार की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सूखे का किसानों का गंभीर प्रभाव पड़ता है, जबकि सुनामी का मछुआरों पर और भूकंप का औद्योगिक श्रमिकों और कलाकारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो इसकी जो हानि है तो वो दो श्रेणी से होती है, एक तो प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष, जो दिखाई देती है और दूसरी जो दिखाई नहीं देती है। हम देखते हैं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन। जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की क्या है, आकलन उसका किया जाता है और आपदा के संभावित सकल प्रभाव के एक भाग के रूप में जानने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य पर प्रभाव के नकारात्मक प्रभाव के कारण निकृष्ट जीवन परिस्थितियों का क्या है, कारण स्वास्थ्य के जोखिम और आपदा के बाद कठिन हो जाते हैं। इसलिए पीड़ित विशेषतः जो बच्चों वाले परिवारों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली क्या है महिला, वृद्ध, निरंतर रोगियों एवं HIV से संक्रमित व्यक्तियों पीड़ितों का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रभावित ध्यान की स्थितियां जैसे पानी जमा होना, मच्छरों का बढ़ना और उच्च प्रदूषण आदि के कारण स्वास्थ्य के खतरे बढ़ सकते हैं। जल स्वच्छता का आश्रय स्थलों में रोशनी और वायु निष्कासन का अभाव, पौष्टिक जीवन जो भोजन आदि का आकलन महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम देखते हैं 7वां, आपदा के मनोसामाजिक प्रभाव का आकलन। जो आपदा समाज भौतिक एवं आर्थिक स्थिति को ही प्रभावित नहीं करती, अपितु यह उनकी मनोवस्था को भी क्या है, प्रभावित करती है। यह उनके भावात्मक व्यवहारों में झलकता है और क्रोध, उत्तेजना, भयाक्रांत और अनिद्रा कार्यों की अभिरुचि, चिंतित रहना, बच्चों को बुरे सपने आना आदि घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। ये कुछ सर्वव्यापी लक्षण हैं जो उन लोगों में देखे जाते हैं जिनकी आपदा घटनाओं से तालमेल बिठाने की अनुकूल क्षमता कम होती है। अब देखिए महिलाओं का आपदा के प्रभाव का आकलन। जो महिलाओं पर क्या है, महिलाओं पर आपदा के प्रभाव का आकलन कैसे किया जाता है। जो महिलाओं के संबंध में एक आपदा रूपरेखा क्षति और आकलन में असुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने में सहायक होती है। इसलिए महिला समूह का आकलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न पक्षों के संदर्भ में निर्णय करने में महिलाओं का आकलन गतिविधियों और उनकी भूमिका की सीमा जानने में उपयोगी होता है। वे विभिन्न पक्ष दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले होते हैं और आपदा में प्रभावित हो सकते हैं। ये सभी असुरक्षा में कमी, सामाजिक समावेश और सामुदायिक भागीदारी और महिलाओं के संदर्भ में क्षति आकलन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था उसको हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया पूरा, और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर जो है पूरा और अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार आप PDF देख लेना और 1-2 बार आप वीडियो को देख लेना, और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि आप अच्छे से इस चैप्टर को क्या है समझ गए होंगे। और अगर एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।